वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 1 के बारे में, जो कि बीए 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए के 5वें सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको प्रादेशिक भूगोल पढ़ना होता है पेपर 1 के अंतर्गत, ठीक है। पेपर 2 में आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सिस्टम के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, और जिन विश्वविद्यालयों की परीक्षा लिखित होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, जो कि रीजनल ज्योग्राफी अर्थात प्रादेशिक भूगोल से होंगे। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल, बीए तृतीय वर्ष 5म सेमेस्टर, पेपर 1 प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी, उसी का मॉडल पेपर है। आइए देखते हैं। खंड आ की बात की जाए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में उन प्रश्नों को लिखना होता है। अति लघुत्तरीय को सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तो सिंपल है कि 5 प्रश्न आपके लघुत्तरीय के, 5 प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय के और 2 प्रश्न दीर्घोत्तरीय के 2 घंटे में करने होते हैं। ये मॉडल पेपर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का होता है। जबकि अगर बात करें राम मनोहर लोहिया का, तो उसमें 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 4 लघुत्तरीय प्रश्न और 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको करने होते हैं। हालांकि ये फंडा बहुत ही ज़्यादा कठिन और हार्ड सबसे ज़्यादा राम मनोहर लोहिया वाले ही पेपर करवाते हैं। मतलब कठिन का मतलब ये नहीं कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न इस बात को लेकर के है कि भाई आप 4 क्वेश्चंस लघुत्तरीय से पूछ रहे हो, आप 10 क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय में दे रहे हो, 2 क्वेश्चंस आप दीर्घोत्तरीय में दे रहे हो, और समय आपको केवल 2 घंटे का दिया जा रहा है। पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी तो 2 प्रश्न और यहाँ पर 5 प्रश्न करने होते थे, बस इतना ज़्यादा। 5 2 ऐसे 3 घंटे में तो केवल एक ही प्रश्न कम किया आपने और कुछ शब्दों को कम कर दिया। शब्द का उतना ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं पड़ता है बच्चों पर। तो ये क्या मतलब हुआ? आप कम से कम यहाँ पर कर सकते थे कि अगर 10 में से यहाँ पर 6 या 7 प्रश्न, 6 प्रश्न आप यहाँ से करवाते, 4 यहाँ से करवाते, 2 यहाँ से करवाते तो भी चल जाता। या देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आप लोग सीख सकते हैं कुछ कि भाई 5-5 प्रश्न आप करवा दें, 2 ये करवा दें, तो बच्चों को लिखने में आसानी होगी। बच्चे अपने मनोभावों को अच्छे तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अब ऐसे में उधर लिख रहे हैं, हड़बड़ाए हुए हैं कि भाई समय जा रहा है और परेशान है एकदम से, ठीक है। इसको सुधारना चाहिए। मैंने तो कई बार इस चीज़ पर जो है सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी वाले पर डिपेंड है कि भाई वो क्या करते हैं, कैसे पेपर करवाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सतत विकास का अर्थ और परिभाषा दीजिए। सतत विकास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है सतत विकास का। सतत विकास के शाब्दिक अर्थ का होता है, मतलब कि यही मेरे विकास जो हमेशा जारी रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, वही सतत विकास होता है। इसीलिए इसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सतत विकास की मूल अवधारणा यह है कि खास करके या जो विकास है वो भविष्य में होता रहे और दीर्घ अवधि के लिए होता रहे, और उससे नुकसान ना पहुंचे किसको? पर्यावरण को। और इसी के साथ साथ भावी पीढ़ी जो है उसके लिए भी संसाधन वगैरह बचे रह सके, ऐसा विकास जो होता है उसी को सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास की अगर बात की जाए तो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा सबसे पहले सतत विकास की बात करी गई ब्रंटलैंड जो है कमीशन में। उसमें कहा गया कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का समुचित दोहन किया जाए, उचित तरीके से दोहन किया जाए, जिससे कि जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब कि जो हमारे बाल बच्चे आने वाले हैं हम लोगों के, उनको भी वो चीज़ें, जैसे कि इतना कोयला का उपयोग ना कर लें कि हमारे जो नाती पोता होंगे उनको कोयला मिले ही ना। मतलब कि संसाधनों का उचित और एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से दोहन करें, ताकि भविष्य की जो पीढ़ी आए उसके लिए भी संसाधन उचित मात्रा में बचे रह सके, ठीक है। तो ये होता है सतत विकास। सतत विकास इसी को कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश से क्या तात्पर्य है? प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश क्या होता है भैया? प्रदेश का मतलब एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो किसी न किसी आधार पर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से अलग होता है, या उसमें अलग विशेषताएं होती हैं, और वो
भिन्नता रखता है अलग प्रदेशों से, तो वो प्रदेश होता है। प्रदेश क्या होता है? ऐसे क्षेत्र होते हैं जो किसी न किसी आधार पर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से अलग हो और विभेदित किया जा सके। क्लियर? हर्बर्टसन महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई होती है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध से जुड़े हुए रहते हैं या संबंध में संयुक्त होते हैं कि उनमें संपूर्ण की विलग तथा अनूठी पहचान बन जाती है सभी से। तो वो एक क्षेत्र विशेष का निर्माण करते हैं, एक प्रदेश विशेष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो प्रदेश होता है। प्रदेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि प्रदेश होता क्या है, यानी कि एक क्षेत्रीय भिन्नता होती है, उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषताएं जो होती हैं वो एक जैसी होती कुछ लोगों की, जो कि उनको संपूर्णता से अलग करती हैं, उनको संपूर्ण से अलग करती हैं, तो वो होता है आपका प्रदेश। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विकास ध्रुव क्या होता है? विकास ध्रुव की अगर बात की जाए तो विकास ध्रुव जो है एक अमूर्त आर्थिक क्षेत्र है जो बल के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जहां से केंद्रोपसारक बल परिधि तक निकलते हैं और जहां प्राथमिक उत्पाद मूल्य वृद्धि के लिए आकर्षित होते हैं। विकास ध्रुव एक बड़ा शहर है जहां आर्थिक गतिविधियां जैसे उद्योग और सेवाएं आर्थिक बाहरीताओं के कारण क्या होती हैं, बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं और परिधि के लोग उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए शहर में आते हैं। मतलब कि अगर मैं बताऊं विकास ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर दो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई ये दोनों कोने हैं, लेकिन यहाँ पर पोल का मतलब सीधा सीधा ये होता है। ध्रुव का मॉडल या जो विकास ध्रुव का जो सिद्धांत है, इसके बारे में अगर बताऊं तो इसको दिया था फ्रांकोइस पैरोक्स महोदय ने 1955 में। फ्रांस के क्षेत्रीय अर्थशास्त्री हैं फ्रांकोइस पैरोक्स, उन्होंने विकास ध्रुव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि वे आर्थिक विकास की घटना और संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो जो है उससे बड़े ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे ये पैरोक्स महोदय। और उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया इस बात को लेकर के कि आर्थिक विकास की अनुसंधान प्रक्रिया कैसे संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भटकती है। उनकी दलीलें नवाचारों और बड़े पैमानों पर फर्मों की भूमिका के बारे में सुम्पीटर के सिद्धांतों पर आधारित थी। सुम्पीटर एक अर्थशास्त्री है। तो अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं, सरल भाषा में समझाऊं विकास ध्रुव क्या होता है, जैसे मान लीन कि आप कोनो फैक्ट्री स्थापित करो, कोनो उद्योग आपने स्थापित किया, तो उस उद्योग के किनारे किनारे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, एक गन्ने की मिल आपने खोली। अब गन्ने के मिल के बगल में क्या होगा, जो और तमाम प्रकार के रॉ मटेरियल होंगे गन्ने की मिल में यूज होने वाले, उसकी दुकानें भी आसपास खुल जाएंगी। लोग, एरिया वाले बहुत सारे लोग जो है इस मिल में नौकरी करने के लिए आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, यहीं पर मार्केट हो जाएगी। जब तमाम सारे लोग रहेंगे तो वो कुछ खरीदे वरीदेंगे, तो तमाम प्रकार की दुकानें खुलेंगी उस एरिया में। दुकानों के बाद में आप देखेंगे और तमाम प्रकार के उद्योग, वहाँ पर चीनी की मिल खुली है तो चीनी बन रही है, उसके बाद में फिर जो एक प्रकार से और भी चीज़ें जो चीनी बनाने में उपयोगी होती है उनका प्रयोग होने लगेगा। वहीं पर कागज़ फैक्ट्री उत्पन्न हो जाएगी, चूँकि खुइया जो होती है गन्ने की, ठीक है, गन्ने का जो छिलका होता है, खुइया जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में, तो उससे क्या बनता है, कागज़ का निर्माण होता है, दफ्ती बनती है। तो इससे क्या होगा, दफ्ती और कागज़ के कारखाने भी वहीं पर स्थापित हो जाएंगे और लोग वहीं पर आकर के बसना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि आप देखेंगे कुछ दिन बाद वहाँ पर सड़कें बन जाएंगी, मार्केट हो जाएगा और वो शहर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई बड़ा उद्योग किसी स्थान पर जाकर के जो है स्थापित किया जाता है, तो उससे जो उस उद्योग में लगने वाले जो कच्चे माल होते हैं, उन कच्चे मालों की दुकानें या अन्य चीज़ों की दुकानें वहीं पर इकट्ठा होने लगती हैं और इस तरीके से किसी एक बड़े उद्योग से को स्थापित करने से तमाम प्रकार के उद्योगों का विकास उस पर्टिकुलर एरिया में, उस क्षेत्र में हो जाता है। वही विकास का ध्रुव होता है। एक प्रकार से पोल होता है जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, विकास। चूँकि एक उद्योग होगा तो उससे इससे रिलेटेड जो दूसरा उद्योग होगा वो भी आएगा, उससे रिलेटेड तीसरा उद्योग होगा वो आएगा, उससे रिलेटेड और चौथा होगा। ऐसे से क्या होगा, एक विकास का एक ध्रुव बन जाएगा, एक पूरा का पूरा एरिया जो है तमाम प्रकार की चीज़ों से बन जाएगा, तो वही होता है विकास ध्रुव। ठीक है, आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विकास किसे कहते हैं? विकास क्या है? बढ़िया प्रश्न है। विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। अब विकास है क्या, समझने का प्रयास करें। विकास की अगर बात की जाए तो विकास एक जटिल, व्यापक और सापेक्ष संकल्पना होती है जिसकी सर्वस्वीकृति परिभाषा देना सहज नहीं है, क्योंकि विकास जो है हर एक समाज में, हर एक भौगोलिक ढांचे में अलग अलग तरीके से होता है।
तो विकास की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना सभी लोगों के लिए जो उचित हो वो एकदम से तर्कसंगत नहीं होती है। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग आधारों को अपना करके। ठीक है, विकास की प्रक्रिया को आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। विकास जिसे प्रायः आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसकी परिभाषा अगर हम बताएं आपको तो आर्थिक विकास जो है वो विकास का मतलब आर्थिक विकास से ही लिया जाता है। तो आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होती है। जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, जब वो बढ़ती है और लगातार बढ़ती रहती है, जो राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी होती है, आर्थिक विषमता जो है उसमें कमी आती है। इसके अलावा जन सामान्य का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठता है, जो जन कल्याण की भावना है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं किसी देश के अंदर या किसी समाज के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी प्रदेश में, तो जान लीजिए उसका विकास हो रहा है। ठीक है, और ये विकास आर्थिक विकास कहलाता है। विकास का सीधा सा मतलब आर्थिक विकास से ही लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने आर्थिक विकास की परिभाषा आपको बताई। तो ये रहा विकास। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। अल्प विकसित माने होता है कम विकसित। ठीक है, अविकसित माने होता है कि नहीं, आ माने नहीं। ठीक है, मतलब विकसित नहीं है। विकासशील मतलब जिसका विकास अभी चल रहा है, और विकास मतलब कि जो है विकसित देश का मतलब क्या होता है, जिसका विकास हो चुका है। ठीक है, तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसकी अगर बात की जाए तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत जो विश्व में ऐसे कई देश और हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त होता, पहनने के लिए कपड़े सीमित मात्रा में उनको नहीं मिल पाते, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है, बेरोजगारी और अशिक्षा भारी मात्रा में वहां पर पाई जाती है। इसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको बता दूं प्रोफेसर रेगनर नर्क्स कहते हैं कि अल्प विकसित देश वे देश हैं जहां जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुए विकसित देशों की तुलना में पूंजी का अभाव होता है। यानी कोई विकसित देश है वहां पर पूंजी ज़्यादा है, और कोई जो अल्प विकसित देश होगा वहां पर पूंजी कम होगी, इसीलिए वह देश विकसित हो मतलब कि अविकसित रहता है या अल्प विकसित होता है। भारतीय योजना आयोग ने परिभाषा दी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। उसमें कहा गया भारतीय योजना आयोग में कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग या अनुपयोग एक ओर व प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति तो दूसरी ओर साथ साथ पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें देश के नागरिकों को अल्प विकसित मतलब कि सीधा सीधा कि उनके जो लोग हैं उनको सही से तरीके से रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं होता है। कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ लोगों को पहनने के वस्त्र नहीं, कुछ लोग भोजन नहीं पाते भरपेट। तो कहीं ना कहीं पे ये सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के एक प्रकार से निशानियां हैं। इससे आप अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। आगे देखेंगे इसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आप देखिएगा, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्न देश होता है, विकास का उच्चतर स्तर वहाँ प्राप्त किए रहते हैं वो देश, वो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अस्थायी आर्थिक और वृद्धि और सुरक्षा वाली अर्थव्यवस्थाएं वहाँ पर विकसित होती हैं। उन्नत तकनीकी वाली तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी विद्यमान होती वहाँ पर, और उनका जो जीडीपी होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी प्रति कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, उनका उद्योग जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, और वहाँ पर उद्योगों का ज़्यादा एक प्रकार से बोलबाला होता है, कृषि वगैरह कम होती है, उद्योग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से वो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, मिर्डल मॉडल क्या है। मिर्डल की अगर बात की जाए, मिर्डल मॉडल की, तो मिर्डल जो है वो एक विद्वान है, उन्होंने विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। मिर्डल ने कहा विकास का मॉडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समतलों पर प्रादेशिक असमानताओं को ध्यान में रख करके उन्होंने किया था। मिर्डल ने, मिर्डल की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने मॉडल में जो है अति निर्यात और प्रसरण प्रभावों की धारणा का प्रयोग किया। मिर्डल कहते हैं कि प्रादेशिक असमानताओं का जो मुख्य कारण है
वो ये है जो प्रदेशों में असमानताएं होती हैं कि इस प्रदेश का विकास ज़्यादा हो गया, किसी प्रदेश का विकास कम हुआ। इसका कारण ये है सीधा सीधा अल्प विकसित देशों में प्रबल अति निर्यात प्रभाव और दुर्बल प्रसरण प्रभाव माने जाते हैं। मतलब कि वो निर्यात कम करते हैं, यानी कोई भी वस्तु वहाँ पर चूंकि उत्पादित नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने यहाँ की चीज़ों को जब नहीं बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा उनको नहीं प्राप्त होगी, तो विदेशी मुद्रा का अभाव होगा। इसका मतलब सीधा सीधा कि वो देश जो होगा उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए विकसित बनने के लिए। असमानताओं के विषय में प्राचीन सिद्धांत या सैद्धांतिक मान्यताएं पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि जब भी संतुलन कुछ क्रिया प्रदेशों अथवा कारण विशेषों के कारण भंग होता है तो तुरंत कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का भी जन्म होता है जो कुछ संतुलन की पुनः प्राप्ति की व्यवस्था करती है। प्राचीन विश्लेषण में आप देखेंगे कि गैर आर्थिक तत्वों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था। वास्तविकता यह है कि विभिन्न सामाजिक तत्वों का भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक तत्वों के समान ही महत्व है, क्योंकि आर्थिक तत्वों की भांति इनमें भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो प्रोफेसर मिडल का ये कहना था कि यदि बात बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दी जाए और उन्हें किन्हीं नीति हस्तक्षेपों से अवरुद्ध ना किया जाए बाजार को, तो समस्त आर्थिक संक्रियाएं विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल प्रदान करेंगी। ये प्रोफेसर मिडल का कहना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प विकसित देशों में प्रबल अति निर्यात प्रभावी हो सकते हैं। मिडल का मत है कि व्यापार धनी तथा प्रगतिशील प्रदेशों के पक्ष में आधारभूत पक्षपात लेकर के तथा कम विकसित देशों के प्रतिकूल परिचालन करता है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो जो इनका विकास का मॉडल है मिडल का, वो सीधा सीधा ये कहता है कि भाई अगर निर्यात ज़्यादा होगा तो विकसित वो कंट्री बनेगी, निर्यात ज़्यादा नहीं होगा। निर्यात माने होता है बेचना। जब आप अपने यहाँ से तमाम प्रकार की चीज़ों को उत्पादित करेंगे और उसको बेचेंगे दूसरे मार्केट में विश्व में, तो जान लीजिए कि आपका जो देश वो आगे बढ़ रहा है। अगर नहीं बेच पा रहे, ज़्यादा खरीदारी पर आप डिपेंड होंगे, तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। तो ये मिडल का मॉडल है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता किन कारणों से हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता किन कारणों से हुई भैया, बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रादेशिक भिन्नता की अगर बात करें तो प्रादेशिक भिन्नता की आवश्यकता कई कारणों से हुई है। पहला कारण है कि तेज गति से विकास करने के नाम पर मानव ने अपने स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस तरह का बदलाव किया कि वातावरण में तथा हमारे पारिस्थितिकी का जो संतुलन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, उसका बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया उनमें। उसकी स्थिति जो संतुलन है पर्यावरण का वो बिगड़ चुका है। प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उससे पर्यावरण जो है वो तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। तो प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि विकास एक निश्चित मात्रा में हो और विकास जितना जिस समाज के लिए उपयोगी हो उतना ही विकास हो। प्रादेशिक नियोजन यही करता है कि किस समाज को विकास की कितनी आवश्यकता है ये बताना। तो जब प्रादेशिक नियोजन होगा, ठीक है, रीजनल मैनेजमेंट होगा, तभी तो ये आप जान पाओगे कि भाई किस प्रदेश में कितना विकास जरूरी है। तो सबसे पहली बात। दूसरी बात, आवश्यकता इसलिए है प्रादेशिक नियोजन की कि सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए तथा पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए प्रभावी प्रादेशिक नियोजन बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य करना ही प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। तो जरूरी है आजकल प्रादेशिक नियोजन, ताकि सामाजिक और आर्थिक जो असमानता पूरे संसार में फैली हुई है, अलग अलग देशों प्रदेशों में फैली हुई है, उनको समाप्त किया जाए, उनको खत्म किया जाए। आर्थिक विषमता जो समाज में व्याप्त है उसको खत्म करके सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता इन कारणों से हुई। तीसरा कारण आप लिख सकते हो कि अलग अलग देशों की विकास की जो रफ्तार होती है या स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। कोई देश ज़्यादा तेज आगे बढ़ता है, विकास होता है, किसी का कम तेज होता है। तो उस रफ्तार को ध्यान में रख करके किस देश का विकास कैसे करना है इस पर फोकस किया जाए। ठीक है, इसके अलावा आवश्यकता प्रादेशिक नियोजन की इसलिए भी है क्योंकि जो देश अभी भी पिछड़े हैं वे लगातार प्रयत्नशील हैं कि सही तरह से नियोजन कर विकास की रफ्तार को वो बढ़ाएं, और ज़रूरी है प्रादेशिक नियोजन की ताकि वो जो पिछड़े हुए देश हैं वो आगे आ सके। पांचवा कारण ये है कि प्रादेशिक नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाता है।
तो जो उचित ढंग से जो संसाधन या जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाएगा उचित ढंग से, सही तरीके से, तो प्रादेशिक नियोजन अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसके अलावा जब प्रादेशिक नियोजन नहीं होगा तो जो भी संसाधन है उनका विवेकपूर्ण या विवेक सम्मत दोहन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब प्रादेशिक नियोजन होगा तो संसाधनों का उचित तरीके से, ठीक है, दोहन होगा। इससे विकास के जो द्वार हैं वो खुलते रहेंगे। ओके, और सतत विकास होगा। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन में इस तरह की से नीतियों को बनाया जाता है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो, ताकि संसाधन उचित मात्रा में बने रहे और भावी पीढ़ी को भी वो लाभान्वित करते रहे। क्लियर? तो इस तरीके से प्रादेशिक नियोजन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है और प्रासंगिक भी है। जरूरी है कि भी कोई भी चीज किया जाए तो प्रादेशिक नियोजन के अकॉर्डिंग किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता इन्हीं कारणों से आप लोगों ने जाना। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताएं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे प्रादेशिक नियोजन की क्या है भाई। प्रादेशिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ और विशेषताएं बताएं। पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई थी वो सबसे पहले जाने 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये 5 साल की हुआ करती थी, जिसमें 5 साल में एक लक्ष्य रखा जाता था कि अगले 5 साल में हम इस बुराई को या इस चीज को हासिल कर ले जाएंगे। कुछ लक्ष्य रखते थे, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता था, पंचवर्षीय योजनाओं को। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा लाभ ये है, पहला लाभ ये कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तीसरी बात ये इसकी कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिससे कि देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 वर्ष के लिए नई योजनाएं बनाई जा सके। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है और इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय मिलता है, गरीबी हटाना ये भी एक उद्देश्य रखा गया था। पूर्ण रोजगार की बात करने की बात भी करी गई थी। आधुनिकीकरण, इन सभी मुद्दों पर जो है ध्यान दिलाया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। गरीबी उन्मूलन की बात कई बार होती है। इसके अलावा इसके और भी लाभ है, चूंकि आप देखेंगे अब तक लगभग 13 से 14 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा देशवासियों के जीवन शैली में सुधार लाना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से उत्पादन वृद्धि, संसाधनों का उचित आवंटन तथा हर किसी को रोजगार का अवसर प्रदान करना होता है। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं के कई सारे लाभ हैं और ये सब विशेषताएं हैं। ये है पंचवर्षीय योजनाएं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, स्वतंत्र भारत में नियोजन। स्वतंत्र भारत में नियोजन के बारे में कुछ बताएं। स्वतंत्र भारत में नियोजन, नियोजन को आयोजन भी कहते हैं। नियोजन बोलो चाहे आयोजन बोलो, बात एक ही है। तो नियोजन की अगर बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की, तो भारत की अगर बात की तो आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात भारत में नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है और भारत सरकार द्वारा मार्च 1950 में योजना की पूरी जिम्मेदार योजना को सौंपी जाती है। सबकी पूरी जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है उसकी योजना की 1950 में वो योजना आयोग को सौंपी जाती है। आयोग का कार्य जो था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था। पहली बात तो कि देश को भौतिक पूंजी तथा मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और उनके संतुलित और प्रभावशाली उपयोगों के लिए योजना बनाना, ये योजना आयोग का काम होता था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं हुआ करते थे। दूसरी बात, सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके लागू करने की अनुमति देने से पूर्व उनकी समीक्षा करना, ये भी स्वतंत्र भारत में नियोजन की बात होती थी। इसके अलावा विकास में प्रयोग आने वाले संसाधनों का निर्धारण करना, उनका विभिन्न उपयोगों और उपयोगकर्ताओं के बीच बंटवारा करना और उनकी प्रगति पर निगरानी रखना और समीक्षा करना, ये सब स्वतंत्र भारत में नियोजन के आधार रहे हैं। या नियोजन में मतलब कि ये नियोजन रहा, आयोजन रहा जो कि स्वतंत्र भारत में हुआ, तो ये जरूरी था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास सूचकांक के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक।
मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव विकास सूचकांक की अगर बात की जाए, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, इसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तत्वावधान में आर्थिक विकास के मापक के रूप में वर्ष 1990 ईस्वी में विश्व के सदस्य देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। और अगर आपको बताऊं तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इस आधारभूत परिकल्पना पर आधारित है कि किसी राष्ट्र के निवासी की ही उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं, ये मानव विकास सूचकांक कहता है। तो मानव का जितना विकास होगा वहाँ की संपत्ति उतनी ही बढ़ेगी। आर्थिक विकास का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, खुशी रह सके और खुशी या सुखी जीवन का आनंद उठा सके और स्वस्थ रह सके। ये उद्देश्य रहता है मानव विकास सूचकांक का। तो जिस देश में मनुष्य जितना ज़्यादा स्वस्थ और सुखी है, समृद्ध है, उस देश का जो सूचकांक है मानव विकास का वो उतना आगे होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितने खुशी हैं, कितने सुखी हैं और कितने ज़्यादा स्वस्थ हैं। क्लियर? तो मानव विकास सूचकांक ये होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। केवल 4 या 5 प्रश्न करने खंडवा से 150 या 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न है पहला, सामाजिक प्रगति के सूचक बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सामाजिक प्रगति के सूचक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक प्रगति के सूचक की अगर बात की जाए तो देखिए सामाजिक प्रगति के जो सूचक हैं दो तरीके से हम देखते हैं। पहला तो है कि भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, ठीक है, और दूसरी बात है कि अच्छी अच्छी शिक्षा प्रणाली का विकास जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो ये दो दो चीजें हैं जिससे सामाजिक प्रगति को हम आंक सकते हैं। पहली बात कि लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी जो लोगों की जिंदा रहने की या जीने की इच्छा है उसमें बढ़ोतरी हुई है और अच्छी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। तो इससे सामाजिक प्रगति का बोध होता है हमसे। तो जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ी है? 1991 मतलब 51 की अगर बात की है तो औसत आयु जो लोगों की थी वो 33 वर्ष थी। 1995 में ये बढ़कर के 61 वर्ष हो गई। कि भाई 1951 ईस्वी में 33 वर्ष औसत आयु थी लोगों की जीने की, 61 वर्ष हो गई लोगों की जीने की औसत आयु 1995 में। और मुख्यतः चेचक और प्लेग के उन्मूलन तथा मलेरिया और हैजे का प्रकोप कम होने के कारण से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर जो है धीरे धीरे बहुत कम हो गई। हालांकि भारत में अल्प पोषण कमजोर स्वास्थ्य का एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है, फिर भी औसत आयु का बढ़ना एक बहुत बड़ी सफलता थी उस समय जब 61 वर्ष हो गई 33 वर्ष से दुगुना डायरेक्ट। तो अन्य सामाजिक सूचक भी अनेक महत्वपूर्ण प्रगति की ओर इशारा करते हैं। आप देखेंगे 1950 से 51 में जन्म दर जो थी वो 39.9 प्रति हजार से घट करके 1995 से 1996 में 28.3 हो गई, यानी जन्म दर में कमी हुई है। मृत्यु दर तेजी से गिर करके 27.4 से लेकर के 9 हो गया। शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार से घट करके 74 हो गई। तो स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि तेजी से गिरती मृत्यु दर के कारण से हुई है। तो इस तरीके से लोगों को जीने की जो इच्छा है उसमें बढ़ोतरी हुई, इससे प्रगति का सूचक आप बता सकते हैं। दूसरा प्रगति का सूचक है अच्छी शिक्षा प्रणाली का विकास जिससे विज्ञान और टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारत में शैक्षिक योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित श्रम शक्ति का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा समूह नियोजन की एक भारी सफलता है। आपको बता दूं कि यह देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति के कारण संभव हो पाया है। अन्य विकासशील देशों की तुलना में आगे होने के कारण से भारत अब मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। यह एक गर्व का विषय है कि भारत इस तरीके का काम कर रहा है, दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। तो ये सामाजिक प्रगति के ही सूचक हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे उद्योग हैं, अगर मैं आपको बताना ही चाहूँ तो कई सारे उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फेमस है। शक्कर आप बनाने के कारखाने आप देखेंगे जगह जगह पर आपको मेले मिल जाएंगे गन्ने की।
पहली बात तो जैसे गोरखपुर में आप देखेंगे, देवरिया में, बस्ती, इसके अलावा सारण, सीतापुर, गोंडा जहाँ से मैं हूँ, तो गोंडा में आप देखेंगे कई मिलें हैं। एक मिल तो थी, बंद हो गई अब, ठीक है। बजाज मिल गोंडा में आपको मिल जाएगी, बजाज चिलवरिया मिल आपको बस जो है बहराइच में मिलेगी। ऐसे अयोध्या में मसौधा मिल है एक। तो ऐसे-ऐसे ये मिल हैं जो कि गन्ने की फैक्ट्रियाँ हैं। अयोध्या, भागलपुर, इन सभी ज़िलों में आप देखेंगे तो मिल है, यहाँ पर चीनी खूब बनती है, चूँकि यहाँ पर गन्ना खूब बोया जाता है। हम लोगों के यहाँ भी गन्ना-वन्ना खूब बोया जाता है। तो इसके प्रमुख केंद्र में आप देखेंगे मतलब कि शाहाबाद, गया और जो पटना है ये बिहार में पड़ते हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश के ही साथ ही साथ चूँकि किनारे ही पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे चीनी मतलब ये सब उद्योग हैं। और और तमाम प्रकार के, इसके अलावा ये तो गन्ना उद्योग हो गया। सूती वस्त्र की अगर बात किए तो सूती वस्त्र की मिलें आप देखेंगे वाराणसी में मिलेंगी आपको, मिर्ज़ापुर में, पटना में, गया में, बक्सर, अकबरपुर टांडा, इसके अलावा बिहार शरीफ, मधुबनी, खलीलाबाद, इन सभी में आपको मिलेंगी सूती वस्त्र की जो मिलें हैं। इसके अलावा ऊनी दरियाँ जिसको नमदे कहते हैं, कालीन वाराणसी में मिलेगी। कालीन भैया आप मिर्ज़ापुर में आपने नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर मूवी देखा होगा, कालीन भैया थे उसमें, ठीक है, अखंडानंद त्रिपाठी। तो वही कालीन जो है वहीं पर बनती है मिर्ज़ापुर वाराणसी में, वाराणसी मिर्ज़ापुर बगल-बगल में है। तो वहीं पर बनती है कालीन। तो वहाँ पर वो कालीन बनवाते थे मिर्ज़ा मतलब अखंडानंद त्रिपाठी, इसीलिए उनका नाम कालीन भैया था। बाकी तो व्यापार-व्यापार करते थे दूसरे चीज़ का उसी की आड़ में। तो वही है। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। रेशमी वस्त्र में आप देखेंगे भागलपुर और वाराणसी में आपको रेशमी वस्त्र के जो है फैक्ट्री मिल जाएँगी। भागलपुर में आप देखेंगे टसर रेशम के लिए विख्यात है, विश्व में विख्यात है भागलपुर। जूट की मिलें कटिहार में मिलेंगी, समस्तीपुर में मिल जाएँगी। इसके अलावा सहजनवा में मिलेंगी, गोरखपुर में पड़ता सहजनवा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बरौनी में तेल शोधक और पेट्रोल रसायन का कारखाना भी आपको मिल जाएगा। सिगरेट बनाने का कारखाना भी आपको मुंगेर में मिलेगा। तो ये सब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में जो है उद्योग ये सब है, ठीक है। ऐसे ही भदोही देश का कालीन बुनने का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसे ही आप देखिएगा हर एक तमाम प्रकार के वाराणसी में हल्के और भारी इंजीनियरिंग सामान, रसायन, विद्युत उपकरण, ये तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। छपाई, प्रकाशन खूब ज़्यादा आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। रामनगर में आप देखिए काँच की वस्तुएँ बनाने के लिए बड़ा फ़ेमस उद्योग रहा रामनगर, ठीक है? तो ये सब आपका उत्तर प्रदेश के कुछ उद्योग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, नियोजन की विफलताएँ बताइए। नियोजन की विफलताएँ, जो आयोजन या नियोजन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो विफल कैसे होता है? तो नियोजन की विफलताओं के कई कारण हैं। पहला तो है कि भई सभी लोगों को एक आधारभूत न्यूनतम जीवन स्तर दिलाने में विफलता हुई है, पहला काम, ठीक है? क्योंकि नियोजन का यह आधारभूत उद्देश्य जो है, यही होता है कि सभी लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर दिलाने का प्रयास किया जाए, उसमें विफल हो गए, इसका मतलब सीधा नियोजन में विफलता हो गई। दूसरी बात नियोजन की विफलता किसको कहते हैं? आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने में विफलता। यानी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि 50 वर्षों के आर्थिक विकास के कारण आय का पुनर्वितरण निचले वर्गों के पक्ष में हुआ है। 1950 या 51 और 1955 मतलब 95 या 96 के बीच प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.7% ही बढ़ी है, लेकिन इसका भी वितरण असमान रहा है। ऐसा अध्ययनों से पता चलता है कि सबसे निम्न वर्ग के रूप में जनसंख्या के 20% भाग की हालत बिगड़ी है और ज़्यादा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सिचुएशन है वो बिगड़ती गई, तो ये नियोजन की विफलता है। तीसरी विफलता में अगर आप देखेंगे तो सभी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को उत्पाद रोजगार दिलाने में विफलता मिली है। अगर भाई आपके यहाँ पर लोग हैं, काम करने योग्य हैं, स्वस्थ हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप मान लीजिए कि नियोजन आपका विफल है। चौथी बात ये कि बुनियादी सुविधाओं में अगर कमी आती है, तो भी आप मान लीजिए कि भई जो है विफलता मिली है नियोजन में। पाँचवीं बात है छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी और भूमि का पुनर्वितरण, यानी किसानों के भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण का नीतिगत निर्णय, यानी कि भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया, ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसी कुछ राज्यों में ही कुछ प्रयत्न किए गए। सरकार ने यह भी माना कि भूमि सुधार धीमे रहे हैं और राज्य सरकारों को इनको तेजी से लागू करने की कोई इच्छा भी प्रतीत नहीं होती।
इसके कारण से कृषि को प्रगतिशील बनाने और संसाधनों का समान वितरण करने में रुकावटें आई हैं और आती रहती हैं। तो ये नियोजन की विफलता है। इसके अलावा अगली नियोजन की विफलता कृषि क्षेत्र में प्रादेशिक संतुलन लाने की अनदेखी। तो ये भी रही, चूंकि भारत में नियोजन की यह एक बड़ी विफलता है। भारत की औसत भूमि उत्पादकता पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और चीन की अपेक्षा काफ़ी कम है। उदाहरणतः चीन की भूमि उत्पादकता भारत की 4 गुना है भारत की। आप समझे, यानी 1 बीघे में अगर यहाँ पर 3 होता है तो चाइना में आप देखेंगे 7 कुंटल गेहूँ, मतलब कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी वहाँ पर दूसरी चीज़ें होती हैं। तो भारत की यह कमी इसका इस कारण से है कि यहाँ चुने हुए प्रदेशों में ही कृषि को उत्साहित किया जाता है। बाकी प्रदेशों को मानसून की वर्षा के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि अगर मानसून आएगा, पानी बरसेगा तो वर्षा होगी, पानी नहीं बरसेगा तो वर्षा नहीं होगी। इस कारण से नियोजन में विफलता हमको मिल रही है। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है, भारतीय विकास योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। भारतीय विकास योजनाओं की अगर बात करें तो पहली बात तो ये भारतीय विकास योजना की कि पहले विकास योजना में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत का समष्टि आर्थिक प्रदर्शन केवल साधारण रहा, और यह ध्यान रखते हुए कि नियोजन की लगभग सारी अवधि में जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में जो है 2% की वृद्धि हुई है, प्रतिवर्ष से कम रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे एक जो है पहले जो विकास योजना रही उसका रहा नतीजा। दूसरी विकास योजनाओं की अगर बात किया है तो भारत में समय समय पर लगभग जैसे 1965 से 67, 1972 से 74, 1979 से 80 और 1991 से 94 में आप देखेंगे मुद्रास्फीति रही है। और मतलब कि यहाँ पर जो है अकाल टाइप का या मुद्रास्फीति की स्थिति रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में मुद्रास्फीति साधारण ही रही है। इस सफलता कि पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो खाद्यान्न के उत्पादन पर पूरी नियोजन अवधि में 3% बनी रही। दूसरे, घरेलू बचत दर में निरंतर वृद्धि हुई है और यह 50 के दशक में 10% थी, जो आगे बढ़ कर के 24% हो गई, और एक महत्वपूर्ण वृद्धि रही है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे विकास योजनाओं की समस्या ये दूसरी हो गई। तीसरी की बात अगर करें तो मानव विकास के रूप में या मानव के रूप में पूंजी का निर्माण काफ़ी बड़ा है। भारत में आज कुशल मजदूरों का एक बहुत बड़ा आधार है। हालांकि कुशलता विभिन्न क्षेत्रों के बीच अलग अलग है, और निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि एक जल्दबाजी यह जल्दबाजी होगी कि भारतीय नियोजन पूरी तरह विफल या पूरी तरह सफल रही है। भारत में नियोजन की प्रमुख कमजोरियां रही हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ भारत में विकास योजनाओं को लेकर के, तो नियोजन प्रक्रिया सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं दिलाने, भारी व आधारभूत उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक आधार बनाने में सफल रही हैं, जबकि रोजगार दिलाने, गरीबी हटाने, आय और संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकने हेतु संस्थानात्मक सुधार लाने में विफल रही है कुल मिलाकर के भारत देश, भारत की सरकार। इसके अलावा विभिन्न विकास के जो लाभ हैं पहले से संपन्न वर्ग व शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। नियोजन की इन मूलभूत विफलताओं के कारण इसकी रणनीति में परिवर्तन लाने की बड़ी आवश्यकता है। हमें इस तथ्य का सामना करना चाहिए कि हम नियोजन के प्रमुख उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ये उद्देश्य लगभग अभी उतने ही दूर हैं जितने कि नियोजन के प्रारंभ में थे। जब नियोजन शुरू नहीं हुआ था तब जितने दूर थे उतने ही आज भी हैं। कोई लाभ नहीं हुआ। नियोजन के उद्देश्य भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं, और खास करके गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए उत्पादक रोजगार के अवसर, अधिक सामंतवादी समाज का निर्माण, ये तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारतीय विकास योजनाओं की समीक्षा करती हुई नजर आती हैं। तो ये आपका रहा भारतीय विकास की योजनाओं की कुछ समीक्षा जो आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सतत विकास एजेंडा 2030 की मुख्य बातों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एजेंडा 2030 यानी 20 और 30 जो एजेंडा है 2030 की जो लक्ष्य रखे गए 2030 तक जिसको संपन्न करना है, उसमें किन किन बातों पर फोकस किया गया, क्या क्या कहा गया, उसी के बारे में हमको जानना है, समझना है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 या जिसको आप बोलते हैं एसडीजी लक्ष्य, ठीक है, 17 लक्ष्य रखे गए थे 2030 तक पूरे करने थे उन लक्ष्यों को। वो कौन कौन से लक्ष्य थे? पहला लक्ष्य ये था कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति करी जाएगी। दूसरा लक्ष्य ये था कि भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा लक्ष्य है 2030 तक रखा गया है। तीसरा लक्ष्य ये रखा गया सतत विकास का कि सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। पांचवा जो मुख्य पांचवी जो बात है इसमें यह लक्ष्य है वो रखा गया कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। इसके अलावा छठा जो लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सातवां लक्ष्य रखा गया सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अलावा आठवां लक्ष्य रखा गया था सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकास या सतत आर्थिक विकास और पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। नौवां लक्ष्य यह था कि लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा 10वां लक्ष्य था कि देशों के बीच और भीतर असमानता को कम किया जाए। 11वां लक्ष्य रखा गया कि सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण किया जाए। 12वां लक्ष्य रखा गया है कि अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित किया जाए। 13वां लक्ष्य रखा गया कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14 लक्ष्य रखा गया 14 नंबर की अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। 15वां जो लक्ष्य रखा गया भैया वो ये रखा गया है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले जो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली है उन प्रणालियों, इसके अलावा सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 16वां लक्ष्य रखा गया इसका सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा 17वां लक्ष्य ये रखा गया है और लास्ट लक्ष्य कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। ये लक्ष्य रखा गया था एजेंडा 2030 में। सतत विकास को ध्यान में रख करके रखा गया था। 17 विकास लक्ष्य रखे गए जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें जो मिनिमम, इनमें एक चीज और पूछा था सतत विकास 2030 में, एक एमडीजीएस क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है एमडीजीएस को, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 4 लक्ष्य रखे गए थे 2030 तक। पहला लक्ष्य रखा गया कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था। दूसरी बात इसमें ये थी कि लेकिन लक्ष्यों की 1990 के स्तर पर गणना की गई थी। और तीसरी बात इसमें ये थी कि 2015 तक के लिए रखे गए थे। जो इसके पहले आया था एमडीजी, ठीक है। एमडीजी जो थे वो एक प्रकार से गोल्स इससे पहले आए थे सतत विकास लक्ष्य से। और चौथा इसमें ये बात थी कि इसके अंतर्गत 8 जो है गोल्स रखे गए थे और 18 टारगेट्स रखे गए थे, ठीक है। ये बात ध्यान है किसमें? एमडीज में, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। तो इस तरीके से चीजें हैं। सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व में गरीबी को पूर्ण रूप से खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो ये लक्ष्य था जो कि प्राप्त करना था सतत विकास का। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, रोस्टो के मॉडल में परंपरागत समाज को किस प्रकार महत्व दिया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रोस्टो एक विद्वान है। रोस्टो का जो मॉडल है वो आर्थिक विकास का मॉडल है। तो आर्थिक विकास को लेकर के रोस्टो ने क्या कहा?
कुछ अर्थशास्त्रियों ने अवस्था प्रणाली द्वारा आर्थिक विकास को मापने का प्रयत्न किया, जिसके कारण से विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्रियों के इस वर्ग में लिस्ट का नाम शामिल है, हिडलब्रांड हैं, ग्रास हैं, कार्ल मार्क्स हैं और रोस्टो का भी नाम आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना करने के पक्ष में। रोस्टो जो है उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, कितनी अवस्था में? 5 अवस्थाओं में। पहली अवस्था उनकी है परंपरागत समाज, दूसरी अवस्था है आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरी अवस्था है उनकी आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथी अवस्था है परिपक्वता की ओर और पांचवी है अत्यधिक उपयोग मतलब उपभोग की अवस्था। तो ये एक प्रकार से 5 जो है मॉडल आर्थिक विकास के उन्होंने प्रस्तुत करे रोस्टो ने। पूछा क्या गया कि रोस्टो के मॉडल में परंपरागत समाज को किस प्रकार महत्व दिया गया। तो परंपरागत समाज की अगर बात की, जो पहला इसमें महत्व है उसकी अगर बात की जाए तो परंपरागत समाज को इसलिए महत्वता देते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं रोस्टो। रोस्टो के अनुसार अगर बात करें तो कहते हैं कि परंपरागत समाज वह अवस्था है जिसके ढांचे का विकास न्यूटन पूर्व विज्ञान पर आधारित सीमित उत्पादन फलनों के भीतर होता है और जिसमें भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व मनोवृत्तियां रहती हैं। ऐसे समाज का सामाजिक ढांचा उत्तराधिकारवादी होता है, जिसमें परिवार तथा जाति संबंध प्रमुख भूमिका निभाते थे। राजनीतिक शक्ति सामान्यतः भूमिगत रईसों के हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। जो जिनके पास ज़्यादा रईस मतलब पैसा होता था वो लोग भूमि पर अपना कब्जा कर लेते थे। लगभग 75% से अधिक कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। परंपरागत समाज में स्वाभाविक रूप से कृषि ही राज्य की और शासकों की आय का मुख्य स्रोत था, अपव्यय का साधन था। मतलब कृषि के द्वारा ही खर्चा पानी चलता था लोगों का और लोगों की खेती से कर वसूलते थे राजा लोग। ये परंपरागत समाज हुआ करता था पहले। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, परंपरागत समाज से आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था आई, फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था आई, फिर परिपक्वता की अवस्था आई और उसके बाद में फिर आध्यात्मिक उपभोग की अवस्था आई जो आज है वर्तमान में। परंपरागत समाज की अगर बात की जाए तो परंपरागत समाज में व्यापार की मात्रा और उसका क्षेत्र बराबर राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों तथा केंद्रीय सत्ता की क्षमता पर आश्रित रहा है शुरुआत से। जनसंख्या और उसके रहन सहन का स्तर केवल फसलों पर ही नहीं बल्कि यह युद्ध और बीमारियों के प्रभावों पर भी निर्भर करता है। और इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते हैं रहे, किंतु उत्पादकता का स्तर आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग की कमी के कारण नीचा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परंपरागत समाज में हम न्यूटन पूर्व के संपूर्ण विश्व को सम्मिलित करते हैं। जैसे चीन में राजवंश हुआ करता था उस समय, मध्य पूर्व की सभ्यता, इसके अलावा मेडिटेरियन और मध्य यूरोप का विश्व, इसमें हम न्यूटन के बाद के समाज को भी सम्मिलित करते हैं जिस पर मनुष्य की नई क्षमताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, आर्थिक परिस्थितियों को अपने लाभ के अनुसार प्रयोग में ला सकने में असमर्थ रहे। तो इस तरीके से परंपरागत समाज रहा जिसको महत्व दिया किसने? रोस्टो ने। तो 5 अवस्थाएं हैं आर्थिक विकास की, जिसमें पहली अवस्था है परंपरागत समाज की जो कि यहाँ पर पूछी गई थी। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रोस्टो के अनुसार परिवर्तन की विशिष्ट विशेषताएं बताएं। रोस्टो के अनुसार परिवर्तन की विशिष्ट मतलब कि जो परिवर्तन की विशिष्ट विशेषताएं हैं वो क्या रही हैं? रोस्टो ने क्या बताया परिवर्तन की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में? तो रोस्टो कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं परिवर्तन की। पहली विशेषता तो कृषि पर कम निर्भरता। चूंकि परंपरागत समाज में आप देखें कृषि प्रधान जनसंख्या थी, जो संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 75%, लगभग 75% लोग कृषि करते थे। विशिष्ट रूप से उद्योग, यातायात, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में लग जाती हैं जो बाकी जनसंख्या थी। अब उतने बृहत रूप में कृषि पर ही निर्भर नहीं रह पाती हैं, तो अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। उसमें कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग उद्योगों में शामिल हो गए। तो पहली बात तो ये कि कृषि पर अब निर्भरता कम हुई है, विकास हुआ परिवर्तन का मतलब परिवर्तन हुआ और उसके कारण से विकास हुआ। दूसरी बात विचारधारा में विस्तार हुआ है, लोगों की विचारधारा में विस्तार आता जाता है धीरे धीरे। और स्थानीय तथा क्षेत्रीय आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की संतुष्टि, ये प्रवृत्ति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की संतुष्टि की ओर अग्रसर हो जाती है। तो इस तरीके से अब मात्र केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित न रख कर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक लोग सीमित होने लगे। उसको अपना जो है एक गोल्स या आधार बनाने लगे। तीसरी बात, जन्म दर में कमी आई है। अकुशल कृषि श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। दूसरे नए कुशल क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग बढ़ती जाती है। इसके प्रभाव स्वरूप संतान उत्पत्ति की इच्छा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जन्म दर में कमी आ जाती है। अब पहले लोग 4-5 लड़के होते थे, अब आजकल 2 या 3 बहुत हो गए। ठीक है? चौथी बात, सामाजिक कार्यों में व्यय बढ़ा। इसके कारण से परिवर्तन की विशिष्ट विशेषताओं में सार्वजनिक कार्यों में व्यय। चूँकि भूस्वामियों के हाथों या हाथ से केंद्रित आय इस काल में विकेंद्रित होते होते दिखने लगती है। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले केवल एक ही साधन पैसा कमाने का हुआ करता था, केवल खेती। लेकिन आज तमाम प्रकार के साधन हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। तो अब जो है वह ऐसे हाथों में जाने लगी है जहाँ से सड़कों, रेलों और पाठशालाओं के निर्माण और विस्तार में खर्च किया जा रहा है। तो हर एक क्षेत्रों में आप देखेंगे सार्वजनिक कार्यों में पहले केवल क्या होता था कि लोगों के खाने-वाने की व्यवस्था केवल वो करते थी सरकार, या कुछ व्यवस्था करती थी लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन आजकल तो सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, ये फ्लाईओवर बनवाना, मेट्रो बनवाना दुनिया भर का काम है। तो ये सब करने के लिए तो ये सब विकास हो रहा है, ये सब परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा व्यक्तिगत योग्यता का महत्व, ये भी रोस्टो के अनुसार परिवर्तन की विशिष्ट विशेषता है। लोगों की प्रतिष्ठा अब उनकी संबंधित जाति, उनके धर्म, समाज और संघ के कारण से ना होकर के उनकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण होती है। क्योंकि पहले लोग क्या होता था कि अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप जो है बहुत ही आप बस पैदा हो गए, बस यही आपकी बहुत बड़ी एक प्रकार से विशेषता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, आपके टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप आगे बढ़ोगे, बिना टैलेंट के आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो इस तरीके से रोस्टो ने परिवर्तन की विशिष्ट विशेषताएं बताई। कौन-कौन सी? कृषि पर कम निर्भरता पहली विशेषता, दूसरी विशेषता विचारधारा में विस्तार, तीसरी विशेषता जन्म दर में कमी, चौथी विशेषता सार्वजनिक कार्यों में व्यय, पांचवी विशेषता व्यक्तिगत योग्यता का महत्व। कुल मिलाकर के परिवर्तन का आर्थिक प्रवाह यह होता है कि विनियोग दर एवं प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि होती जाती है परिवर्तन में, और जनसंख्या में वृद्धि दर को पीछे कर देती है जो पूंजी में वृद्धि होती है। विनियोग राष्ट्रीय आय के 10% या इससे अधिक होने लगता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन क्रियाओं, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति एवं कार्य करने की विधियों में अपार परिवर्तन देखने को मिलता है या होने लगता है। ये परिवर्तन बहुत ही प्रभावशाली होते हैं जो कि रोस्टो ने बताए। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 8वां प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों का भंडार है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों का भंडार है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों का जाहिर सी बात है भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा नागपुर का पठार जो है इसके अंतर्गत झारखंड में रांची का इलाका, हजारीबाग, सिंहभूमि, पलामू, इसके अलावा लोहारदग्गा, और बिहार में आप देखें गया वगैरह तक जो दक्षिणवर्ती जो ज़िले हैं बिहार के, वो सब छोटा नागपुर के पठार के जो है मतलब कि अंडर आते हैं। और इस पठार में आप देखेंगे कई ढाल वाली श्रेणियाँ आपको दिखेंगी छोटा नागपुर के पठार में, जिसके बीच से होकर के गहरी नदियाँ, खास करके महानदी, दामोदर, सोन नदी और सुवर्ण रेखा, ये सब नदियाँ बहती छोटा नागपुर के पठार के बीच से। इस पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, और पठार की औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर ऊंचाई पर है इस पठार की। ठीक है? पठार और पर्वत में अंतर यही होता है कि पठार जो होते हैं उनका जो ऊपर वाला शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है पठार का। ठीक है? यानी यहाँ पर जीवन निवास भी कर सकता है आदमी। लेकिन जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? पर्वत इस तरीके से होते हैं, चोटी होती है पर्वत में, यहाँ पर चोटी नहीं होती, ये मेज की तरह समतल होता है। 760 मीटर ऊंचा है पृथ्वी के तल से, किंतु पार्स नाथ की जो चोटी है वो 1365 मीटर ऊंची है, पार्श्वनाथ की चोटी जो इस पर बनी है। इस पठार पर अधिकतर चावल पैदा किया जाता है। यह पठार खनिज पदार्थों के मामले में बड़ा धनी है, छोटा नागपुर का पठार।
या भारत के प्रमुख खनिजों के सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में। भारत का लगभग 60% जो अभ्रक होता है, अभ्रक उत्पादन में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसमें से 60% अभ्रक जो होता है, वो छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त होता है। अधिकांश लौह अयस्क भी छोटा नागपुर के पठार से ही मिलते हैं हमको। सिंह भूमि में लोहा और क्रोमाइट, छोटा नागपुर में केओलिन नामक चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना पत्थर, इसके अलावा फेल्सपार, क्वार्ट्ज, कोयला और तांबा भी आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार में खूब मिलते हैं। इमारती पत्थरों का तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संचय आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा है संचय है, मतलब कि वहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा है। इस पठारों को खनिजों की अधिकता के कारण से खनिज संसाधनों का भंडार या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स मिनरल्स रिसोर्स कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। तो ये छोटा नागपुर का पठार है जिसके बारे में हम लोगों ने बताया आपको। तो इस तरीके से आप लोगों ने छोटा नागपुर के पठार में समझ लिया, छोटा नागपुर के पठार के बारे में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडशा से। 450 या 500 शब्दों में उत्तर को आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय का। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को वर्गीकृत कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। भारत के जो अगर बात की जाए प्राकृतिक प्रदेशों की भारत की, तो कई सारे प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत में। मैंने आपको कई बार इसको समझाया भी है। प्राकृतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि प्राकृतिक प्रदेश जो है अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से बताया है। प्राकृतिक प्रदेशों में आप देखेंगे जैसे कि पर्वतीय इलाका, पर्वतीय भित्ति में देखें, एक डडले स्टाम्प महोदय उन्होंने स्टाम्प महोदय ने 1928 ईस्वी में एक उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से भी शामिल कर लिए भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को बाँटते समय, चूँकि उस समय 1928 में भारत देश आज़ाद नहीं था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल था। तो उसमें पहला जो इलाका है पर्वतीय पदार्थ में, वो पर्वतीय इलाका, पर्वतीय भित्ति, उसमें उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, हिमालय प्रदेश, तिब्बती पठार, बलूचिस्तान का पठार, उत्तरी पश्चिमी शुष्क पहाड़ियाँ और उप हिमालय प्रदेश जो है वो सब शामिल है। दूसरा आपका है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानों में निचली सिंधु घाटी मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निचला मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी शामिल है। तीसरा जो बताया उन्होंने भारतीय पठारों पर कहा। पठार में खास करके कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात में पठार पड़ता है। पश्चिमी तटीय प्रदेश है दूसरा, कर्नाटक में पठार है, पूर्वी सरकार पठार, एक दक्कन का पठार, एक लावा प्रदेश, तो ये सब पठार के हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी पठारी भाग, मध्य भारत का प्रदेश, थार की मरुभूमि और राजपूताना का पठार, तो ये सब पठार है। तो एक तो पर्वतीय भित्ति, एक मैदान और एक पठार, ये 3 हैं प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत में, ठीक है। इसके अलावा और भी लोगों ने उसको अपने-अपने हिसाब से बाँटा है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक प्रदेश हैं। ख़ास करके आर.एल. सिंह की अगर बात की है, उन्होंने अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक है भारत का प्रादेशिक भूगोल। उन्होंने भारत को एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से सूक्ष्म स्तरीय प्रदेशों को प्राकृतिक तरीके से बाँटने का प्रयास किया। हालाँकि सबसे सूक्ष्म स्तरीय प्रदेशों को प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें मानवीय तत्वों और क्रियाकलापों को भी स्थान बनाया गया है। और ख़ास करके आर.एल. सिंह ने 4 बड़े प्रदेशों के बारे में बताया, 28 मध्यम और 67 प्रथम क्रम के और 192 द्वितीय क्रम के और 484 तृतीय क्रम के प्रदेशों में भारत को बाँटा। डॉक्टर एल सिंह की अगर बात की तो उन्होंने 2 मतलब कि जो बृहद प्रदेशों में बाँटा है, 4 बृहद प्रदेशों में, उनमें एक तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, एक बृहद प्रदेश, तो इस तरीके से उन्होंने बाँटा। हालाँकि अगर मैं आपको बताऊँ कि आप देखेंगे जो भारत है अपना, उसका अगर मैं आपको नक्शा बना करके आपको समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से नक्शा आप बना करके जान पाएँगे। ये अपना भारत है। तो भारत में अगर आप देखिएगा, तो ये भारत है तो यहाँ पर देखेंगे पर्वत पठार है, ठीक है? मतलब पर्वत है खूब ज़्यादा इलाका में पूरा का पूरा। तो ये पहला प्रदेश हो गया पर्वतीय इलाका। यहाँ पर आपको मैदान मिलेगा, ठीक है? गंगा जो है यमुना का, सरस्वती का, ये सब मैदान आपको मिलेगा। तो ये दूसरा मैदान हो गया। तीसरा यहाँ पर आपको पठार मिलेगा। यहाँ पर भी आपको पहाड़ी एरिया पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आप देखेंगे, मतलब पश्चिम ये है और पूरब ये है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी मिलेगा। यहाँ पर आपको द्वीपीय इलाके मिलेंगे भारत में। तो ये सब आपके प्राकृतिक प्रदेश ही होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको बाँट सकते हैं। हालाँकि तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, विकास ध्रुव सिद्धांत की सीमाएँ और उनका प्रभाव बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय संसाधनों की आवश्यकता आधारित
उपयोग पर टिप्पणी करें, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता बताइए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो इस तरीके के कई प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी हुई है और आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी। तो आप सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा। माढ़ा महासंग्राम वीडियो और एक मॉडल पेपर और इससे पहले अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया, तो महासंग्राम वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो ये प्रश्न तो मैंने आपको अति लघु उत्तरीय में ही बता दिया था कि भाई क्या आवश्यकता है प्रादेशिक नियोजन की, उसके कई तर्क मैंने दिए थे, तो ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा एक मॉडल पेपर इससे पहले मैंने और दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप जियोग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे, बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी, और आपके इसके बाद में किसका पेपर है आपका दूसरे पेपर का यानी कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। उसका भी मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन एक मॉडल पेपर मैं और आपको दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। चलिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। ज्योग्राफी पेपर 1 इसी प्रकार से आप लोगों ने समझा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।